नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे भूगोल विषय की। और जो हम सीरीज चला रहे थे रटलो सीरीज में, आज जो हम बात करेंगे वो सेवेंथ रटलो सीरीज की बात करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए और 25 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले वीडियो लास्ट तक देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि रासायनिक अपक्षय होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे रासायनिक अपक्षय का उदाहरण होता है ऑक्सीकरण। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस एक में रवे होते हैं। रवे का मतलब वो कण होते हैं, छोटे छोटे, किसमें पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, संगमरमर की चट्टानों में छोटे छोटे रवे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है, यदि एक साधारण मापक का प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 है, तब मापक पर 1 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो ये होगा 0.5 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर चार आपसे क्या पूछा गया है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन हर बार नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर चार आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से भारत का कौन सा प्रदेश मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित है। मतलब मृदा अपरदन का मतलब जहाँ मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा हुआ है, वो कौन सा क्षेत्र है। तो आपने एक नाम सुना होगा, चंबल के डाकू। आपने एक नाम सुना होगा जिसे कहते हैं चंबल के डाकू। मतलब जो चंबल घाटी है, ये भारत का वो हिस्सा है जहाँ पे मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा हुआ है। इस मृदा के अपरदन के कारण ही यहाँ पे जो जो पठार, जो पर्वत है छोटे बहुत, उनमें बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। तो उनमें से गली गली बन गई है, तो उसमें डाकू रह के आराम से छिनैती कर लेते थे। तो इसलिए से कहता है चंबल के डाकू या चंबल की घाटी। ये भारत का वो प्रदेश है जो सर्वाधिक मृदा अपरदन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चार। अब क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पाँच आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा सुमेलित है, कौन कौन। देखिए, पहला पूछा गया राणा प्रताप सागर, चंबल नदी। सही है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राणा प्रताप सागर किस नदी पे है। ये सागर नहीं है, राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। अगला है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पे। ये भी सही है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, या सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पे है। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑप्शन का विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगला है नागार्जुन सागर किस, नागार्जुन सागर ये बांध है। अब सागर लिखा तो ये मत सोचिएगा ये सागर है, ये बांध का नाम है। तो नागार्जुन सागर किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। ये भी सही है। अगला है गोविंद बल्लभ सागर, ये बांध है और ये ताप्ती नदी पर नहीं है। ये ताप्ती नदी पर नहीं है। तो गोविंद बल्लभ पंत जो ताप्ती नदी पर नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है, जो बांध है, ये कहाँ पे है, ये जान लीजिएगा। ये जो बांध है, ये जो बांध है, सबसे पहले जानिएगा गोविंद बल्लभ सागर बांध जो है वो है सोनभद्र में। सोनभद्र में। ठीक है, और सोनभद्र के साथ साथ ये किस नदी पे है,
ये भी जान लीजिए। वहाँ की एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। ठीक, सोन नदी पे गोविंद बल्लभ सागर स्थित है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगर इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन यहाँ से अगर इसके ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा वो अभी आप कर लेंगे। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद था जो पिछली क्लास है रटलो सीरीज की उसमें कहीं न कहीं किसी लेक्चर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ भी पूछा गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है वो किस नदी पे, भीलगंगा, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा, इन नदियों में से किस नदी पे है। तो ये पड़ता है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी कहाँ पे बहती है, उत्तराखंड में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि डागर बैंक का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले ये डागर बैंक होता क्या है ये जान लीजिए। डागर बैंक वो क्षेत्र हो जहाँ पे मछली मारने का काम, मछली पकड़ने का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब अलग अलग जो हर जगह अब मछली सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, पहले ये जान लीजिए कि जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पे मछली क्योंकि पाए जाने की जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे मछली सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब जहाँ पे गर्म, मान लीजिए यहाँ से एक नीचे से जा रही है गर्म, ये मान लीजिए गर्म है, ऊपर से आने वाली ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे जिस बैंक का निर्माण होगा उसे ही नाम देंगे डागर बैंक। अब अलग अलग महासागरों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जो ये डागर बैंक है ये कहाँ कहा जाता है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। तो ये डागर बैंक जो है वो है पूर्वी अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र को कहा जाता है डागर बैंक। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, संसार का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र, सबसे घनी आबादी वाला, घनी आबादी का मतलब है कि जहाँ पे लोग बहुत पास पास रहते हो, वो कौन सा क्षेत्र है। देखिएगा आप खुद अनुमान लेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप, लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो घनी आबादी वाला क्षेत्र देखिएगा चीन कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, पूर्वी एशिया। उसके बाद भारत दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, चीन, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ये दक्षिण एशिया के जो देश है इनमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है घनी आबादी वाला देश। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण एशिया। यहाँ पे ये संसार का ऐसा क्षेत्र है जो सबसे घना है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। पहले ये जान लीजिए कि टुंड्रा प्रदेश जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। अब टुंड्रा प्रदेश का मतलब है दोनों क्षेत्र में टुंड्रा होगा, लेकिन दक्षिणी में नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ पे महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऊपर पाए जाते हैं। वहाँ पे जो एस्किमो है, ये एस्किमो एक जनजाति है। ये जो एस्किमो है ये एक जनजाति होती है। अब जनजातियों के बारे में आपको पता होगा, ये एक जनजाति है जो वहाँ पे निवास करती है, टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, सबसे पहले अब ये पाए कहाँ जाते हैं ये जान लीजिएगा। ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। ये टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी हैं एस्किमो, ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका के जनजाति है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मतलब अलग अलग एग्जाम में, जैसे टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ जो और भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स, जैसे अगर यूपी पुलिस की बात की जाए, एसआई की बात की जाए, लेखपाल की बात की जाए, जो ऐसे एग्जाम उन एग्जामों में भी इस तरीके के क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ये था 9वां क्वेश्चन। और यहाँ की
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों की विशेषता है? तो देखिएगा, विकासशील देश, जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश एक विकासशील देश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है। इसका मतलब है कि किसी भी विकास देशशील देश की अगर बात करेंगे तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी वो सबसे ज़्यादा किस पे निर्भर होगी? कृषि पर। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता की विशेषता होती है कि वो देश विकासशील है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है, पहली बात जानिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एक के बारे में, आप खुद ही बता देंगे कि देखिए पारादीप की बात करें, अगर पारादीप की बात करेंगे तो ये पड़ता है उड़ीसा में, ये पड़ता है उड़ीसा में। तो अगर ये उड़ीसा में पड़ता है तो आपको पता होगा कि पूर्वी हिस्सा पे हुआ। अगर हल्दिया की बात करें, हल्दिया पड़ता है कोलकाता में, कोलकाता भी पूर्वी हिस्सा पे है, ये पड़ता है कोलकाता में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों जो हो गए पूर्वी। अब हमसे पूछा गया है कि पश्चिमी तट पर कौन सा है, तो ये है मारमा गोवा। मारमा गोवा कहाँ का है? गोवा में। और गोवा हमारा पश्चिमी तट पर स्थित देश है। तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन सा बिंदुओं के मध्य सही दिशा प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे मालवीड होता है जो दो बिंदुओं के बीच में सही दिशा को बताता है, उसे कहते हैं मालवीड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का सर्वाधिक मैगजीन उत्पादक देश है? सर्वाधिक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैगजीन का उत्पादन होता है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ जाके हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय की कृषि से संबंधित है? ये जान लीजिए कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है ये चाय की कृषि से संबंधित हो गया। ठीक है, यहाँ की चाय का उत्पादन होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शीतकालीन मौसम में वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा प्रदेश पूछा गया, देश के बारे में चर्चा है नहीं। इसका मतलब है कि जहाँ पे ठंडी में वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है। तो इस मालाबार तट, कोकण तट, महानदी डेल्टाई प्रदेश या कावेरी डेल्टा प्रदेश। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा कावेरी डेल्टा प्रदेश, या कभी कभी इसे चेंज करेगा तो कावेरी की जगह तट का नाम देगा, तब उसे हम नाम देंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पे जो कोरोमंडल तट, यहाँ पे शीतकाल में, शीत का मतलब ठंडी के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे वो कौन सा प्रदेश है? केरल। जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ की जो महिलाओं की साक्षरता है मैं बता दूं वो है 91.8%, 91.98%। ठीक है, इतने प्रतिशत महिलाएं वहाँ की पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं सबकी बात बता दूं, देखिए मैं आपको सबका बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 81.38% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो महिलाएं हैं वो हैं 88.28%। यहाँ पे इतनी महिला साक्षरता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिजोरम की, अगर मैं बात करूं मिजोरम की, तो मिजोरम की लगभग 89
40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो और केरल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि केरल की महिलाएं 91.98% पढ़ी लिखी हैं। तो ये चारों के बारे में, अगर चारों से ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बता लेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन उच्च ज्वार का कारण है। तो ये जो हमने ज्वार भाटा लेक्चर आपको पढ़ाया है, ऑनलाइन वीडियो वहाँ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आ रहा होगा। वहाँ की स्थिति जो होती है वो होती है सिजिकी की स्थिति। सिजिकी की स्थिति क्या होती है, देखिए ये मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए चंद्रमा है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इसे ही नाम देते हैं सिजकी, और इस समय उच्च ज्वार आता है या दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा मून है, और ये हमारा अर्थ है। जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, जब इनके बीच 180 अंश का कोण बन जाता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। उस स्थिति को कहते हैं सिजकी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निगमन तट स्थित होता है, निगमन तट स्थित होता है। तो निगमन तट द्वीपों के सीमांत क्षेत्र को कहते हैं, और ये स्थित होता है द्वीपों के सीमांत क्षेत्र में। जो तट स्थित होता है उसे नाम देते हैं निगमन तट। निमग्न तट होता है जो द्वीपों के सीमांत क्षेत्र, उसका कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो पानी में थोड़ा डूबा होता है। द्वीपों का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो सागरों के, जो पानी में डूबा होता है, उसे ही कहते हैं निमग्न तट, जो पानी में डूबा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पवनों के विक्षेपण का कारण है। पवनों के विक्षेपण का कारण है क्वेश्चन नंबर 19। मतलब कि विक्षेपण का कारण है कि जिसके कारण पवनें एक दूसरे से विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, वो होता है तनाव शक्ति कारण। तनाव के कारण बहुत सारे लोग ही दूर हो जाते हैं। खैर वो तो पवन है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, संवहनी वर्षा का कारण है। संवहनी वर्षा का कारण है, तो मैं बता दूं आपको कि जो धरातली उष्मन होता है उसके कारण संवहनी वर्षा होती है। मतलब ये बात समझ लीजिए, जहाँ पे सर्वाधिक तापमान होगा वहाँ पे इस तरीके की वर्षा होती है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है, अश्व अक्षांश संबंधित है। अश्व अक्षांश संबंधित है, तो ये संबंधित होता है उच्च दबाव के क्षेत्र से, उच्च दबाव के क्षेत्र से संबंधित है अश्व अक्षांश। ठीक है, क्लियर हुआ। अश्व अक्षांश का मतलब ये होता है कि एक कहानी है इसके बारे में कि जब उस समय व्यापारी जाया करते थे तो उस समय क्या होता था कि समुद्र में लहरों के कारण, हवाओं के कारण जो यूरोप से घोड़े मंगाए जाते थे, बहुत दिक्कत होने लगती थी, नाव चलती ही नहीं थी। तो वो नाव को हल्का करने के लिए उन घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, इसलिए व्यापारियों द्वारा इसका नाम रख दिया गया अश्व अक्षांश। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22, अमेजन एवं कांगो बेसिन निम्न में से किसमें अवस्थित है। किसमें अवस्थित है, तो ये अवस्थित है अब स्टेपी प्रदेश में। ठीक है, स्टेपी प्रदेश में अमेजन और कांगो बेसिन क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सौर विकिरण का कौन सा कार्य आकाश में नीला रंग उत्पन्न करता है। किसके कारण आकाश में नीला रंग उत्पन्न होता है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिखराव के कारण जो सौर की किरणें आती हैं वो, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अंध घाटियाँ पाई जाती हैं। अंध घाटियाँ पाई जाती हैं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा कास्ट प्रदेशों में अंध घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
25 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, निम्नलिखित स्थल स्वरूपों में नदी द्वारा निर्मित है। तो हमने बताया था नदी क्या क्या बनाती है, तो आप सीधे सीधे अगर आपको याद होगा तो गोखुर झील का निर्माण नदी करती है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए इतना ही। अब हम शुरू करेंगे अगली बार हिंदी का, जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।